नमस्कार। चौड़ी सड़कों ने पहाड़ की पगडंडियों को भूला बिसरा कर दिया है। इन पुराने रास्तों पर यदि कोई लौटे तो थोड़ा रुकते हुए, ठहरते हुए, लंबी सांस भरते हुए एक बार फिर बचपन मिलेगा। बचपन की यादें मिलेंगी, बचपन के दोस्त मिलेंगे, युवापन के किस्से मिलेंगे, बीता समय मिलेगा। और अगर रस्किन बॉन्ड के शब्दों में कहा जाए तो गुजरता समय नहीं है बल्कि हम गुजर रहे हैं। ऐसी एक यात्रा पर आज आपको ले चलेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद प्रसाद बहुगुणा जी। आप साहित्यकार रहे हैं और श्रम विभाग में डिप्टी लेबर कमिश्नर पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपके अनुभव में बहुत खास लोग, बहुत खास व्यक्तित्व आते हैं, तो आपसे जानेंगे आपके बारे में और आपके इस पूरे अनुभव के बारे में इस कार्यक्रम के जरिए। बहुगुणा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके अनुभवों के बारे में। उससे हमें बहुत कुछ कहीं ना कहीं सीखने को भी मिलता है जब हम इस तरह किसी व्यक्ति से, जिन्होंने एक लंबा और एक बहुत सारे हम कहें कि क्षेत्रों में बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे आपके बचपन से, आपके गाँव घर से। आपकी शुरुआती शिक्षा किस तरह से हुई? मैं सबसे पहले तो एक बहुत देहाती गांव में पढ़ा हूं, बेसिक स्कूल से। उसके बाद फिर मैं डीएवी कॉलेज देहरादून में आया और उसके बाद सीधे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहुंचा जी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिग्री कॉलेज से और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर एक डिफरेंट था जी। बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े लोग मिले वहाँ, कई तरह के बड़ी बड़ी विभूतियाँ वहाँ आई। और जो सारे देश के, आसाम, नागालैंड, बांग्लादेश, जगह जगह के विद्यार्थियों से मुलाकात हुई। और कॉलेज में तो थोड़ा ही तरह होता है। तो ये मेरा कॉलेज का अनुभव रहा वहाँ पर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट में बहुत सारे विद्वान प्रोफेसर थे जिनकी हमने कहानियाँ पढ़ी थी। बड़े बड़े साहित्यक इतिहासकार लोग वहाँ पर आए। डॉक्टर ताराचंद, उनका लेक्चर वहाँ चला। और उसमें बीके कृष्ण मेनन भी आए थे उसमें जी। उस सेशन में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हमारे हॉस्टल में आए थे। और जस्टिस बेग, जो पहले चीफ जस्टिस रहे, वो भी हमारे हॉस्टल में एक दिन भाषण देने आए। तब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। खैर, तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी का जो पीरियड था, मैंने एमए पास करने के बाद मैं आया, तैयारी करने लगा इसकी कंपटीशन की। और उस दिन मुझे एक दिन वो मिल गए, सुंदरलाल जी बहुगुणा, जो पर्यावरणविद है जी। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा भाई मैं आजकल कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो कंपटीशन की तैयारी कर। कहने दिल्ली चले जाओ जी। और एक चिट्ठी उन्होंने मुझे दी और मैं वहाँ केंद्रीय गांधी स्मारक निधि में गया दिल्ली में। वहाँ एक ट्रांसलेटर की जगह खाली थी, तो मैं वहाँ, तो वो पीरियड मेरा जो है गांधी स्मारक निधि में रहने का पीरियड बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में रहा कि बड़ी बड़ी विभूतियों से मेरी मुलाकात हुई जी। थोड़ा बताइए उनके बारे में। उनमें जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी रहे जी, उनके, और प्रभाष जोशी जी थे, रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर थे जो के.एम. मुंशी के साथ रहे। खैर, तो ये इन लोगों से वहाँ मुलाकात हुई। तो फिर वहाँ पर गांधी संग्रहालय में अच्छी पुस्तकें थी जी। तो गांधी जी के बारे में, उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में, मीरा बहन की जो उनके फॉलोवर रही हैं जी, वो फॉलोवर ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी वो। और वहाँ 1920 के आसपास वो भारत आ गई जी, गांधी जी के बेटी के तौर पर वहाँ रहने लगी। तो जब आप गांधी स्मारक निधि में रहे तो वहाँ की उस विचारधारा से बहुत प्रेरित हुए। और वहीं आपने मीरा बहन के बारे में जाना। उनकी एक किताब है ऑटोबायोग्राफी जी, मीरा बहन की, और वो यहाँ ऋषिकेश में भी आई, इसमें पशुलोक में कभी बाद में। खैर, तो स्पिरिट्स पिलग्रिमेज एक बहुत ही गजब की पुस्तक है जी। वो वहाँ उन्होंने पढ़ी कैसे, उसमें लिखा है कि जब वो फ्रांस गई तो रोमे रोला जो कि नोबेल प्राइज़ विनर थे, उन्होंने गांधी जी के बारे में एक पुस्तक लिखी थी और बताया उनको कि गांधी जी जो है इस सदी का दूसरा जीसस क्राइस्ट है। अच्छा। हाँ, तो वो बड़ी प्रभावित हुए। तो उसी से प्रेरित होकर के वो यहाँ आई जी। और म्यूजिक की भी बड़ी लवर थी वो। लुडविग भांग बिथोवन जो म्यूजिशियन थे जर्मनी के, उनके 15 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया था। खैर, बहुत लंबी बात है।
तो उसमें उस किताब का एक छोटा सा उदाहरण मैंने उसका ट्रांसलेशन किया। तो फिर वहाँ गांधी जी के ही एक हरिजन पत्रिका निकलती थी यहाँ से दिल्ली से, जी, बहुत मशहूर वियोगी, पत्रिका है जहाँ ये। वियोगी हरि ने वो उसके संपादक थे, उन्होंने वो पत्रिका छापी, वो मेरा वो आपका लेख छापा, अनुवाद वो छापा। छापा। और बड़े खुश हुए वो, उनका बेटा तुमने तो कमाल किया। उन्होंने एक पुस्तक दी मुझे, उस पुरस्कार में अनुराग मंजरी उस पुस्तक का नाम है, कविता है, जी। मेरे पास अभी भी है। तो एक तो यह रहा। फिर दूसरी बात, गांधी स्मारक निधि में रहने पर जयप्रकाश नारायण जी को, जिनको हमने किताबों में पढ़ा था, हाँ। उनको हमने सामने देखा जी। और प्रभाष जोशी से बड़े नज़दीक थे। तो उन्होंने एक अभियान चलाया था डाकुओं का आत्मसमर्पण। अच्छा। तो डाकुओं का चंबल मुरैना, भिंड मुरैना में खूंखार डाकू वो एक रहते समय थे। था जब डाकुओं का बहुत मतलब उनका वर्चस्व। आत्मसमर्पण का वो था। तो उस दौरान जब मेरे साथ अनुपम मिश्र भी थे, भवानी प्रसाद मिश्र जी के लड़के, वो बच्चे पर्यावरणविद भी रहे हैं, बड़े अच्छे बड़े लेखक रहे हैं, पुरस्कृत। चिपको आंदोलन में भी बहुत उन्होंने लिखा मेरे है। दोस्त थे। हाँ जी। तो उनको लेकर के, अनुपम मिश्र के साथ लेकर के मैं जेपी जी के जो अभियान था, जब उन्होंने आत्मसमर्पण करा दिया था डाकुओं का, हाँ। तो कुछ डाकुओं को वहाँ पर उन्होंने ग्वालियर जेल में रख दिया सुरक्षा की दृष्टि से। जी। तो वहाँ हम एक दिन चले गए उनके साथ, अनुपम के साथ मैं और दोनों जी। स्पेशल पास लेकर के हाँ। वहाँ गए और उनसे मिले। तो वहाँ एक लुक्का डाकू थे जो खूंखार डाकू था। अच्छा। उसका नाम जयप्रकाश नारायण जी ने पंडित लोकमन रख दिया था। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ। अब अनुपम मिश्र ने उनसे पूछा, कहो पंडित जी कैसे हाल है, कैसा चल रहा है? तो उन्होंने एक रामचरितमानस की एक ऐसी पंक्ति कही जो मुझे याद आई कि हमारे यहाँ जो वाल्मीकि रामायण जिनको लिखते हैं, वाल्मीकि के लिए डाकू थे, वो महान लेखक बना। तो ये एक तो प्रसंग वो था। आपने चूंकि अनुवाद भी बहुत किया है और आपने बांग्लादेश के संविधान का भी अनुवाद किया, ये कैसे हुआ? एक्चुअली ऐसा था कि जयप्रकाश नारायण जी ने कई देशों का भ्रमण किया था उस बांग्लादेश के समर्थन में कि उनको मुक्ति दिलाओ। जी। तो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, और ब्लूप्रिंट तैयार किया उसमें कि क्या क्या रूपरेखा होगी नए संविधान की, वहाँ पर किस तरह बनेगा बांग्लादेश। ये उन्होंने 28 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से को दिल्ली बुलाया और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वो सेमिनार हुई। तो उससे पहले उन्होंने एक 15-20 पेज का एक लेखा, अंग्रेजी में बोलते थे जयप्रकाश नारायण ज़्यादातर, तो वो प्रभाष जोशी को दिया, यार इसको हिंदी में तर्जुमा करा देना। और प्रभाष जोशी ने मुझे पकड़ा, कहा ऐसा कर बैठ दो। उनके कमरे में बैठ के मैं 3 दिन लगातार उनमें लिख करके, हाथ से लिख करके उसका अनुवाद जैसा तैसा कर दिया। उसमें संशोधन उन्होंने किए और मुझे खुशी हुई। तब तो मैं विद्यार्थी था। उसका उन्होंने मुझे पारिश्रमिक दिया 800 रुपया। तो 1971 में 800 रुपये का तो बहुत मतलब था। बिल्कुल। तो खैर, तो दैट वाज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मैं वहाँ मौजूद था जी। और उन प्रतिनिधियों को भी देखे। शाम को रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर जी ने उनके सम्मान में दावत रखी थी जी। तो वो एक भूमि थी। उसके बाद बांग्लादेश के जो एक उन्होंने पहले ही एक एम्बेसडर भी नियुक्त कर दिया। रचना नहीं हुई थी बांग्लादेश की, लेकिन उन्होंने एक एम्बेसडर पहले बना दिया था और उनको उनके प्रभाष जोशी के साथ में वहाँ उनसे मिला था। नूरुल हुसैन शायद था उनका नाम। एनीवे, दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल इवेंट इन माय लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे थे, फिर आपका रुझान, जब आप साहित्य में थे, आप लोगों से मिल रहे थे, अनुवाद कर रहे थे, आपका रुझान फिर नौकरी की तरफ किस तरह से आया? ऐसा हुआ नौकरी में कि पत्रकारिता उस ज़माने में ये था। तो मैं आकर के फिर मैं बिजनौर में मैंने एज लेबर इंस्पेक्टर, श्रम निरीक्षक के रूप में ज्वाइन किया जी वहाँ पर। और वहाँ पर फिर बिजनौर में रहा मैं। बिजनौर उससे पहले मैं हो आया था। मीरा बहन जी के, यह सरला बहन थी, एक दूसरी इंग्लिश लेडी थी
जो लक्ष्मी आश्रम कौसानी में भी रही, बिल्कुल। उनकी एक आत्मकथा भी अभी हाल में प्रकाशित हुई है। अच्छा। वहाँ एक सर्वोदय कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी, तो वहाँ मैं चला गया था। तब मैं गांधी पीठ उसमें था, स्मारक निधि में, तो मुझको उनके साथ सहायक के रूप में भेजा गया था। मैं कोई हस्ती थोड़ा था, लेकिन उनके साथ गया। तो तब देखा मैंने कितने सरल लेडी है, उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया पूरे यहाँ के लिए, और पहाड़ों में रही, वो पर्यावरण से उनका रिलेशन रहा जी। तो ये था। तो आप और बल्कि सुंदरलाल बहुगुणा जी और इनके किस्से भी आप बता रहे थे कि कैसे आप इनकी विचारधारा से, सर्वोदयी विचारधारा से प्रभावित हुए आप। ऐसा हुआ कि जब मैं वहीं गांधी स्मारक दोबारा वहीं जा रहा हूँ, तो एक बार खादी कमीशन की मीटिंग हुई और हमको चले गए वहाँ अहमदाबाद में। गांधी जी के आश्रम देखा मैंने, और वहाँ पर पवन धाम पवनार विनोबा भावे जी से मैंने दर्शन किए, उनके आश्रम में वहाँ गए। और तब मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं जरा उनको और नज़दीक से देखूं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं जा सकता हूँ उनके नज़दीक? तो हाँ, कहने क्यों नहीं जा सकते। गए, मैंने उनको प्रणाम किया। कहाँ से आते हो? मैंने कहा मैं उत्तराखंड से हूँ और ऐसे है। तुमने कोई गीता वीता पढ़ते हो? मैंने कहा गीता वीता तो हम तो नहीं जानते, पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक दी थी मुझे, वो पुस्तक भी मेरे पास है, नित्य पठनीय गीता, विनोबा भावे की, हिंदी में जी। तो खैर, तो विनोबा जी के दर्शन करने का सौभाग्य जी, भी वो मुझे भूदान आंदोलन के प्रणेता रहे हैं विनोबा भावे, तो उनसे मिलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और वापस से आपकी नौकरी और सफ़र की बात करते हैं। जब आप श्रम विभाग में आए, आपने उत्तराखंड में भी जो श्रम कानून है उसको बनाने में भी, उसकी नीति को ड्राफ्ट करने में भी बड़ी भूमिका निभाई, उसके बारे में। श्रम कानून तो पहले से ही बने हुए थे, लेकिन जब ये यहाँ पर एक नया स्टेट बना उत्तराखंड में, तो हमको एक नया एक्सपोजर मिला। तो उसी दौरान जैसे राज्य बन ही रहा था, तो संयोग ऐसा हुआ कि यहाँ पर सेकंड लेबर कमीशन आया, साक्ष्य। तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो हैं, ठेका मजदूर हैं, और उनके लिए सोशल सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें आई हैं, सारी बातें। उस दौरान हमने वहाँ पार्टिसिपेट किया। फिर विज्ञान भवन में राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में 2 बार वहाँ भाग लिया। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने की बात है। बिल्कुल। उन्होंने विज्ञान भवन में उसका उद्घाटन किया था, तो सामने देखने का एक थ्रिल था जी। वहाँ के बाद फिर जब मैं यहाँ रहा, तो एज डिप्टी लेबर कमिश्नर में इसमें मिनिमम वेज कमेटी बनी यहाँ पर नए राज्य की। तो यहाँ के श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज फिक्स करने के बारे में एक कमेटी बनी थी, जिसका मैं सेक्रेटरी था, और उसके चेयरमैन थे हमारे नृप सिंह जी नपचाल, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तराखंड के जी। वो उस पर लेबर सेक्रेटरी थे, बाद में चीफ सेक्रेटरी हुए। तो वो थोड़ा सा ये भी एक एक्सपोजर था। साहित्य में भी आपकी बहुत रुचि रही, तो अपने साहित्यिक जीवन के बारे में बताइए। आप किस तरह की रचनाएं करते हैं? आपने अनुवाद भी बहुत सारी कविताओं के किए हैं। मैंने तो ज़्यादातर पहले अपने पहाड़ के ज़्यादातर कवियों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। गंगा प्रसाद विमल हुए, लीलाधर जगूड़ी हुए, मंगलेश डबराल हुए, और चारू चंद्र चंदोला हुए। इन लोगों के मैंने कुछ कविताओं के अंग्रेजी में अनुवाद किए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी विश्वविद्यालय, जिसकी एडिटर थे ममता कालिया इलाहाबाद की, उन्होंने छापा था। वो अनुवाद छपने शुरू हुए। फिर डॉक्टर नामवर सिंह जी थे, बड़े आलोचक थे, बड़े हिंदी साहित्य का बड़ा नाम माने जाते हैं नामवर सिंह। तो आलोचना पत्रिका राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, तो उसमें मेरे अनुवाद छपे हैं जी। कुछ अनुवाद। और आपने कविताएं भी लिखी हैं क्या? कविता मैंने तो एक कविता एक दिन लिखी थी, ऐसे ही बुजुर्गों के बारे में जी, कि भाई बुजुर्गों की क्या चाह है, रस्किन बॉन्ड के से कोरिलेट होती है वो। अच्छा। ये जो लेखक हैं, मसूरी में रहते हैं जी, बड़े गजब के थे। उन्होंने एक बच्चों के लिए एक कविता लिखी, बड़ी गजब की थी। वो मैंने अपने नातियों से भी शेयर की। उनकी बड़ी टचिंग पोएम थी उनकी, रस्किन बॉन्ड की।
तो उसी से रिलेटेड मैंने आपकी भी कविता। एक 2-3 लाइन लिखी थी। हमने लिखा कि हम क्या चाहते हैं बुजुर्गों से। जी हमने बिल्कुल। कहा हम अपना श्राद्ध नहीं चाहते हैं, और न हम चाहते हैं फादर्स डे और मदर्स डे हमको मनाए जाने की, अच्छा। और न हम चाहते हैं कि हमको फ़ोटो फ्रेम में सजाया जाए। हम चाहते हैं आपके बच्चों के साथ हम खेलें, प्यार करें, और जब कभी उत्सव होता हो तो उसको तुम हमको भी याद करो, जी और हमारे साथ लड़ो भी और झगड़ो भी, और हमसे मिलो और हंसो खेलो। हमें हमारी सिर्फ इतनी चाह है। तो ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम जो जी। अब आई है ज़्यादा इस हाँ। ज़माने में, हाँ क्योंकि बच्चे जो हैं, पहले तो ये होता था कि सरकारी नौकरी होती थी तो लोग बिल्कुल पास में ही रहते थे, एक ही परिवार में, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी था। अब बच्चे हैं, पढ़ लिख गए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, तो कोई अमेरिका है तो कोई जर्मनी है, कोई कहीं है। आपका परिवार कहाँ है, कहाँ और कौन कौन लोग हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो हैदराबाद में है, और 3 बेटियां हैं। 2 बेटियां डॉक्टर हैं, उनके पति भी डॉक्टर हैं, तो अपने अपनी जगह, एक उत्तरकाशी में है, एक यहीं पर देहरादून में कोरोनेशन हॉस्पिटल में है। जी। तो एक बेटी बड़ी वाली है, वो नहीं करती जॉब, हालांकि उसने पूरी पढ़ाई की है। तो आपके साथ आप कौन लोग रहते हैं? हम दोनों रहते हैं। जी। हम क्या करते हैं कि जब तक यहाँ रहता है ठीक रहता है मौसम, हाँ। ठीक है, जैसे यहाँ ठंड होने लगती है हम अपने बेटे के पास चले जाते हैं। बढ़िया। 3-4 महीने हम बेटे के पास रहते जी। हैं, और उसके बाद फिर जैसे गर्मियाँ होने लगती हैं वहाँ हम यहाँ आ जाते हैं। तो आप एकाकीपन महसूस करते हैं, ऐसा है? एकाकीपन, हाँ। तो अब आजकल ये सोशल मीडिया जो आ गया है, लोग फेसबुक पे देखते हैं, जी तो मैं उसमें रोज़ में सुबह अपने फेसबुक पे अपने पोस्ट डालता रहता हूँ। जी। अब कोई पढ़े चाहे न पढ़े, हाँ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक मेरा जिंदा रहने का प्रमाण है कि मैं जीवित हूँ। जी। एवरी डे आई राइट ए पोस्ट बिकॉज देर इज ए स्टोरी इन एवरी मैन, इट शुड कम आउट। हर आदमी के अंदर एक कहानी है, कहानी कोई और दूसरी नहीं होती है। हाँ मेरी अलग कहानी है, आपकी अलग कहानी है, किसी और की अलग कहानी है। हाँ। और उन्हीं को जो अगर संकलित किया जाए तो आप किताब पढ़ते हैं। जी जी यही तो है, बिल्कुल। साहित्य भी यही है। हाँ। तो अगर हम कहें कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सामाजिक व्यवस्था के तौर पर अगर हम बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? सामाजिक सुरक्षा में सबसे पहले तो मैं 2 चीज़ों के बाद बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सोशल एजुकेशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब एक सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, सामाजिक चेतना, और वो चेतना कब आएगी? बच्चों से। बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दो, एक बात। दूसरी बात, बच्चों जो बुजुर्ग हैं उनको रिस्पेक्ट दो, ये बहुत ज़रूरी है। जी दूसरी बात, देयर शुड बी ए सेपरेट वॉकिंग स्पेस। जी। आपके बातचीत के लिए, मिलने के लिए पार्क होने चाहिए। बच्चों के लिए चिल्ड्रंस पार्क होते हैं। उससे क्या होता है, ये क्रिएटिविटी बनती है, आदमी से एक दूसरे से मेल मुलाकात होता है, संपर्क होता है, सामाजिक संपर्क होता है। जी। तो वो बहुत ज़रूरी है, वो बिल्कुल गायब हो रहा है। तो कम से कम ये एकाकीपन ख़त्म हो जाएगा अगर आप इस प्रकार के मीटिंग पॉइंट्स बनाएं, मिलन केंद्र बनाएं, जी। तो वो रहता है। मतलब पब्लिक स्पेस, पब्लिक पार्क, इस तरह की ज़रूरत है जहाँ हाँ। पर बच्चे भी खेल सकें और बुजुर्ग भी शांति से टहल सकें। बिल्कुल, हाँ जी। अब यहाँ कई बार ये हमारे पास मोहल्ले में एक छोटा सा पार्क है, वहाँ तो मुझे मिल गए एक 90 साल के बुजुर्ग मुझे मिल गए। उनके साथ बैठ के उन्होंने मुझे पकड़ दिया और कहा कि आप कहाँ से हो, क्या हो, तो अच्छा लगा है। जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे बताना चाह रहा था कि क्लासिकल म्यूजिक का मुझे बहुत शौक़ है। जी। तो क्लासिकल म्यूजिक बड़ा पीस देता है, शांति देता है सुनने के लिए। लेकिन वो अब मैं देख रहा हूँ कि पहले आपके दूरदर्शन में डीडी भारती में जी। ये सीरियल आया था एक बार, पूरा बड़े बड़े कलाकारों का, उनके प्रोग्राम में बड़े प्रेम से सुनता था। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने पंडित कुमार गंधर्व का इंटरव्यू लिया था दिल्ली में। अरे वाह।
देवास से आए थे, वो आते थे तो गांधी पीस फाउंडेशन में टिकते थे, तो उनका 2-3 बार मैंने वहाँ एन राजम वायलिन वादक थे BHU के, यूनिवर्सिटी में म्यूजिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनको सुना, बड़ा आनंद आता। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो बीता दौर था, जो आपके युवापन का दौर था और जो आज का दौर है सांस्कृतिक तौर पर अगर हम देखें, जैसे हम कहेंगे वो दौर था, वो किताबों का दौर था, ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का, आप भी उसका बहुत पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या बदलाव आप देखते हैं? मैं देखता हूँ कि एकदम सीधे सीधे नई पीढ़ी को भी दोष देना गलत है जी, क्योंकि एकदम नया माहौल तैयार हो गया है। आपके यहाँ टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा एडवांसमेंट आ गया जी। और पहले तो हम कागज़ पर ही लिखते थे, अब आप सब मोबाइल पर लिखते हो, कंप्यूटर पर लिखते हो, 2 मिनट में आप अपने स्पीच से सब कुछ लिखते हो। तो ये नया परिवर्तन आ गया एकदम, और वो हमारे लिए एकदम चौंकाने वाला है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो हम कहते हैं क्या देख रहा तो हर वक्त मोबाइल में, लेकिन आप बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया वो का। हम उनको देख करके इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसमें हमें मज़ा आने लग गया। हाँ। हमने कहा ये है, तो अब हम इस हिसाब से नई पीढ़ी से मिल गए हैं। हाँ। तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर लोग ये शिकायत करते हैं आजकल के लड़के ऐसे हैं। हाँ। नहीं भाई, हाँ। उनका कोई दोष नहीं है, वो नए सीखेंगे तभी। उन्होंने कहाँ से पुराना देखना है, वो तो अपने ज़माने के देखेंगे या आगे की देखेंगे। अब तो एडवांसमेंट हो रहा है पूरा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आप मशीन का प्रयोग ज़रूर करें, लेकिन मशीन न बने। बिल्कुल सही। आप मनुष्य बने रहें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है संबंध, पारिवारिक संबंध, रिश्तों के संबंध, मैत्री के संबंध। तो ये संबंध जो है वो जोड़ते हैं। भाई यही है, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी चीज़ है जी। और एक और चीज़ जो आपसे मैं जानना चाहूँगी कार्यक्रम के आखिर में कि उस समय का जो माहौल था, अगर हम देहरादून की बात करें, आपने देहरादून से ग्रेजुएशन किया है, तो वो जो देहरादून था और जो आज के समय का देहरादून है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उस वक्त का देहरादून सीधा सिंपल था। ज़्यादातर लोग पैदल ही जाते थे जी। अब तो सड़कें इस तरह से जाम हो गई हैं कि आप क्रॉस नहीं कर सकते, न इधर उधर जा सकते हैं। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा था, क्योंकि समाज भी ज़्यादातर देहाती था। देहात का समाज यहाँ पर आता था ज़्यादा। अब तो सब जगह के लोग यहाँ आते हैं। आप यूरोपियन भी हैं तो दूसरे प्रांतों से भी हैं, तो पूरे एक कल्चर का परिवर्तन आ गया है जी। ये है ये। और पर्यावरण के तौर पे किस तरह का परिवर्तन? मैंने देखा बंगलौर में एक खास बात थी कि वहाँ पर बीच सड़क में अगर कोई पेड़ दिखाई दे तो उसको काटते नहीं थे वो जी। उसके चारों ओर से घेर करके गाड़ी भले ही चली जाए। एक इंजीनियर ने, आर्किटेक्ट ने अपना मकान बनाया, उसने प्लॉट खरीदा। अगर आज मैं एक प्लॉट करूँ तो सबसे पहले मैं उस पेड़ को काटता हूँ। उस इंजीनियर ने वो प्लेट को, मैंने खुद देखा उस मकान को, उसने इस तरह से डिज़ाइन किया उस मकान को कि पेड़ बना रहा और लोग बाग वहाँ देखने जाते हैं कि कैसे बन गया जी। तो ग्रीनरी जो है, हम लोग गर्मियों में कहते हैं हाय गर्मी हो गई और बारिश नहीं हो रही। अरे कहाँ से बारिश हो गई? पेड़ पौधे फूल इत्यादि से आपका मन बहलता है, आपको एनर्जी देती है, आपको ऑक्सीजन देता है। वही चीज़ जब नहीं रहा तो फिर दिक्कत तो होगी। बिल्कुल। तो अगर प्रकृति को लेकर ये जो बदलाव है, अगर आप युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि बैक टू नेचर। जी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था कि वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। हम दुनिया से इतने ज़्यादा चिपके हुए हैं और प्रकृति से भाग रहे हैं। तो प्रकृति के नज़दीक जाओ, प्रकृति को मत छोड़ो। आपकी प्रकृति आपसे सृजित है, आप उससे सृजित हैं जी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वही मनुष्य को सिखाता है। देखिए पेड़ में एक पंछी रहता है। एक बार एक पंछी, महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक ने पूछा कि अब ये पेड़ सूख गया है, इसमें कोई फल भी नहीं लगते हैं, लेकिन तुम अभी यहीं बैठे हुए हो, क्यों? उस पक्षी ने जवाब दिया कि देखो मेरा घोंसला यहीं बना,
मेरे बच्चे भी इसी में मिले, मुझे भोजन भी इसी पेड़ से मिला, तो अब मैं इसको बुढ़ापे में कहाँ छोड़ूं? जी तो दैट वाज वेरी टचिंग मैसेज फॉर द पीपल बिल्कुल, कि आप छोड़िए नहीं प्रकृति को। प्रकृति से, धरती से जुड़े रहे हैं। जी। अब पेड़ कोई बूढ़ा हो गया तो बूढ़े पेड़ की भी एक विशेषता है। भगवान कृष्ण ने गीता में अपनी जो विभूतियों का वर्णन किया है उसमें वृक्ष को भी बताया है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, अश्वत्थ कहते हैं पीपल के पेड़ को, ऑक्सीजन देता है। आप पीपल की पूजा करते हैं धार्मिक अनुष्ठानों में, जी बिल्कुल। तो वो पीपल तो उन्होंने अपनी विभूति माना है। हाँ, विभूति का मतलब मेरा इससे संपर्क है, वो उसको चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रकृति को अपनी विभूति मानिए। प्रकृति को अपनी विभूति माने। आपने बहुत ही रोचक बातें बताई, आपके साथ ये बातचीत, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत अच्छे किस्से सुनने को मिले। आप यहाँ पर आए स्टूडियो में और हमारे साथ अपने ये अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोविंद प्रसाद बहुगुणा जी थे, इन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि किस तरह हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर, बिठाकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रकृति से अपना रिश्ता मजबूत रखेंगे तो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक रिश्ते भी मजबूत